और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं इसी खबर से जुड़ी। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि केजरीवाल के कविता से कई बार मिले, ये बात ईडी ने कही है। केजरीवाल के लिए विजय नायर काम कर रहा था, इस बात को भी ईडी ने कोट किया है। रिश्वत के लिए खास लोगों का पक्ष लिया अरविंद केजरीवाल ने। केजरीवाल पॉलिसी बनाने में शामिल थे। केजरीवाल के कविता से कई बार मिले। केजरीवाल के कविता से मिलने के सबूत हैं हमारे पास, ये बात ईडी ने कोर्ट में कही है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में हियरिंग चल रही है, सुनवाई चल रही है। आज अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है, जहां पर ईडी ने अपना पक्ष रख लिया है। अभी अरविंद केजरीवाल के वकील अपना पक्ष रख रहे हैं जज के सामने, लेकिन इससे पहले ईडी ने जो बातें कही हैं, जो बड़ी बातें कही हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज में ये भी आपको बता दूं कि किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल को लेकर फैसला आ सकता है। केजरीवाल के पक्ष में अभिषेक मनु सिंघवी बहस कर रहे हैं और जानकारी ये मिली है कि अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें पूरी हो चुकी हैं और अब किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। अरविंद केजरीवाल को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कभी भी अरविंद केजरीवाल पर फैसला आ सकता है, क्योंकि ईडी ने कल गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद मेडिकल हुआ और आज ईडी ने अब से कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां पर दोनों ओर से जो पक्ष है वो रखे गए। पहले ईडी को मौका दिया गया, ईडी ने अपना पक्ष रखा और उसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पक्ष रखा। खबर यह है कि बहस पूरी हो गई है, फैसला आ सकता है। मैं आपको बता दूं कि ईडी ने आज बहुत सी दलीलें अपने पक्ष में रखी हैं। ईडी ने आज कहा कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल कोर्ट के सामने रखी थी और इसमें यह साबित हो रहा था कि शराब माफिया से 338 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी तक पहुंचे। पार्टी के संरक्षक अरविंद केजरीवाल हैं, इसीलिए उनसे पूछताछ करना जरूरी है। दरअसल ईडी ने ये मांग रखी है कोर्ट में कि उन्हें कम से कम 10 दिन की रिमांड अरविंद केजरीवाल की चाहिए, ताकि इस पूरे केस की जो हकीकत है, कई अनसुलझे सवाल हैं, वो सामने आ सकें। वही मैं पॉइंटर्स आपको बता रहा हूं। एक और बात जो ईडी ने कही है वो ये है कि आबकारी घोटाले के आरोपी इंडो स्पिरिट के डायरेक्टर समीर महेंद्रू ने पूछताछ में ईडी को बताया था कि विजय नायर ने उसकी मुलाकात फेस टाइम ऐप के जरिए अरविंद केजरीवाल से करवाई थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने समीर महेंद्रू से कहा था कि विजय नायर उसका आदमी है और उन्हें नायर पर भरोसा रखना चाहिए। मेरे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त लगातार बने हुए हैं। हालांकि इस बीच जैसे ही फैसला आएगा अरविंद केजरीवाल को लेकर, वो फैसला मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। इस बीच राहुल लाल मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हिमांशु भट्ट राजनीतिक विश्लेषक और ए.के. झा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बने हुए हैं। मैं अभी चल रहा हूं राहुल लाल जी आपके पास। ईडी ने चरणबद्ध तरीके से अपनी बातें आज कोर्ट में रखी हैं, पॉइंटर्स रखे हैं, यहां तक कि ईडी ने यह भी कह दिया कि किंग पिन है अरविंद केजरीवाल। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि लगातार ये कहा जा रहा है कि ये सारी चीजें राजनीति से प्रेरित हैं, इसको पॉलिटिक्स कहा जा रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, इसके पीछे जो गंभीर कारण है वो कारण ये है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी संस्थाओं का बहुत ज्यादा ही राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है हाल के समय में। उस दुरुपयोग के कारण से इस प्रकार के आरोप ईडी के ऊपर लग रहे हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर ईडी के ऊपर क्या गंभीर आरोप लगे कि पहले जो है कि ईडी, सीबीआई, ईडी जाती थी अलग अलग कंपनियों के पास, वहां पे छापे लगाती थी और फिर उसके बाद कुछ समय बाद वो कंपनी जो है कि वो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदती थी और बीजेपी को चला जाता था। और इन संस्थाओं के ऊपर एक बड़ा आरोप ये लग रहा है
कि आप सोचिए कि जो समय क्या है, ये समय है चुनाव के मुहाने पे देश जा चुका है इस समय, और आप विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को आप गिरफ्तार करते हुए चले जा रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुहिम चलानी है, सब लोग चलाएं, पूरा देश स्वागत करेगा, इसमें सरकार के साथ हर कोई खड़ा होगा। लेकिन जब चुन चुन के सत्ताधारी पक्ष के लोगों को छोड़ दिया जाए और विपक्ष को ही चुन चुन के टारगेट किया जाए, सवाल उस जगह पे खड़े होते हैं कि ईडी कब हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि ईडी कभी जाएगी हेमंता बिश्व शर्मा के घर पे, वहां पे छापामारी करेगी, ईडी कभी जाएगी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के घर में छापामारी करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब अजीत पवार का नाम लिया था, तो क्या उस अजीत पवार जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, खजाना मंत्री हैं, उनके पास भी जाके कभी छापामारी करेगी? अगर दोनों पक्षों पे ये कार्रवाई हो रही होती, फिर इन संस्थाओं के ऊपर ये सवाल नहीं उठाए जाते। देखिए, पीएमएलए के पूरे प्रावधानों को जिस तरह से रोहित जी काफी कठोर बना दिया गया है, उसमें आप जमानत लेना एक तरह से संविधान, उसमें संशोधन करके उन प्रक्रियाओं को कठिन बना दिया गया है। तो स्पष्ट है कि किसी को अगर आप ईडी के माध्यम से आप अगर किसी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, तो लेकिन सुनिए ना, सुनिए, ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली, किसी को गिरफ्तार करके ईडी ने कोर्ट में पेश कर दिया, अगर कोई प्रूफ नहीं होंगे, सॉलिड प्रूफ, तो फिर कोर्ट छोड़ देगा, दे देगा जमानत। इसमें फिर ये पॉलिटिक्स क्यों घुसेड़ना? रोहित जी, देखिए, सही तौर पे ये सुनने में बड़ा आसान सा लग रहा है कि अगर केस में मेरिट होगा तो ये फैसला हो जाएगा, मेरिट नहीं होगा। लेकिन हम लोग अगर देखें कि अगर ईडी ने इस प्रकार के किसी मामले को लिया है, तो क्या उसमें किसी को राहत मिली है? अगर ये केस वैसे स्थिति में, तो हम लोगों ने राहत मिलते हुए देखा ही नहीं है किसी को। तो मैं यही चीज कह रहा हूँ कि पीएमएलए, आप अगर किसी की भ्रष्टाचार के विरुद्ध आप कार्रवाई कर रहे हैं, कीजिए, लेकिन आप पीएमएलए कानून के अंतर्गत ही कर रहे हैं। करप्शन के दूसरे भी कई सारे बड़े बड़े कानून बने हुए हैं, लेकिन अब आपकी बात के दो मतलब निकलते हैं, या तो कोर्ट गलत कर रहा है, या फिर उनके खिलाफ कुछ ऐसा है कि नहीं छोड़ा जा रहा। हिमांशु भट्ट जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आऊंगा आपके पास। राहुल जी, हिमांशु जी। नहीं, मेरा तो ये कहना है, गुनाह भी आप करो, गुनाह का प्रकार भी आप नक्की करो, किस धारा के तहत आपके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए वो भी आप तय करो, हर एक चीज आप तय करो। मतलब क्या है इसका भैया? अभी जो बता रहे थे राहुल लाल जी, मेरा तो सीधा सवाल है, गुनाह हुआ तो एजेंसी जो है वो अपने हिसाब से वो गुनाह कौन से दायरे में आता है वो नक्की करेगी, अपनी दलीलें पेश करेगी, कोर्ट जो जवाब देगा, ठीक है। अभी आप अगर कट्टर ईमानदार है और आपने कुछ नहीं किया, तो फिर आपने कहीं पर भी दस्तखत नहीं किए, तो फिर पहले ही समझ में आप हाजिर क्यों नहीं हुए? आपको 9 समन्स क्यों लगे? 10वें समन्स पे आप आते हो और फिर बातें करते हो। आपके इंडिया अगेंस्ट करप्शन के गुरुजी भी बता रहे, हमने तो शराब पे बैन लगाने का बोला था, पॉलिसी बनाने का नहीं। आपने कभी सुना? नहीं सुना। और ये आर्गुमेंट जो है ना कि लोकशाही खत्म हो रही है, सामने चुनाव आ रहे हैं, अरे हमारे देश में तो हर चौथे महीने छठे महीने एक चुनाव होते हैं, तो इसका मतलब क्या, एजेंसी अपना काम करना बंद कर दे? और चेरी पिकिंग की बात हो रही है, सिलेक्टिव पिकिंग की। भैया मुझे ये बताओ, कौन से नेता है जिनके ऊपर के केस बंद हो गए? ये तो यहाँ पर आपके ही एक प्रधान के बारे में केस चल रहा था, मनी करोड़ का, और तब जाके बताया गया कि अगर आम आदमी पार्टी में पे पैसे जाते हैं तो वो उनको क्यों आपने अभियुक्त नहीं बनाया? ऐसा सवाल कोर्ट ने पूछा है, और जब कोर्ट ने ये सवाल पूछा तब जाके फिर अरविंद केजरीवाल के सामने कार्रवाई की शुरुआत हुई। और ये तो होगा, इसमें क्या नहीं बड़ी बात है। देखिए, ये बात अलग है कि लोकशाही में एक राजकीय पक्ष जिसने 10-12 साल में अपना वजूद खड़ा कर दिया है, 5% से ज्यादा वोट भी ले लिया है, जिसकी बदौलत आप उसको राष्ट्रीय पार्टी कहने पे मजबूर हो जाते हो, तो मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर एक चीज करने की छूट मिल गई। बीजेपी सत्ता आपको कायदे को संज्ञान में लेना पड़ेगा, और सत्ता में होने के कारण अगर समझ लो आप दूध के धुले हुए हो, मेरी बात सुन लीजिए, आप दूध के धुले हुए हो, आपको बेल तोड़ दे देगा। अरविंद केजरीवाल जी को और उनके समर्थक को इतना भरोसा रखना चाहिए। एक तरफ आप बात करते हो, लोकशाही की दुहाई देते हो, दूसरी तरफ कुछ भी हो जाए माई वे और हाईवे चलना चाहते हो। दिल्ली जैसे शहर के अंदर आप व्यवस्था खड़ी करना चाहते हो,
विरोध के नाम पे। ये सब तो भैया नहीं चलेगा ना। ठीक है, मैं AK झा सर के पास भी चल रहा हूं, एक रिएक्शन उनसे। सर, मेरा सीधा सवाल एक ये है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा जो हो रहा है सही हो रहा है गलत हो रहा है, एजेंसी अपना काम कर रही है, आम आदमी पार्टी अपनी बात कर रही है, कौन सही कौन गलत हमको नहीं पता, ये कोर्ट तय करेगा आगे। लेकिन जब एक एजेंसी आपको समन दे रही है किसी चीज की जांच में, एक समन 2 नवंबर को दिया गया, दूसरा समन, तीसरा समन, चौथा समन, 5वां समन, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 9 समन आपको दिए गए। आप हर बार किसी ना किसी वजह से आप नहीं गए वहां पर, और फिर उसके बाद जब 9वां समन आपके पास पहुंचता है तो आप कोर्ट पहुंच जाते हैं कि मुझे गिरफ्तारी से राहत चाहिए, और फिर उसके बाद कहते हैं कि भाई ईडी करप्ट है, या ईडी जो ये पॉलिटिकल वेंडेटा है सरकार का, उसको पूरा कर रही है। बेशक मैं यही कहना चाहता हूं, और खास करके केजरीवाल जी पर तो यह बिल्कुल ही लागू नहीं होता, इसलिए कि वो तो खुद बहुत सीनियर ऑफिसर रह चुके हैं, वो अलाइड सर्विसेज के से आए हुए व्यक्ति हैं, उनका IIT बैकग्राउंड है, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं। एक जो करप्शन अगेंस्ट वो एक जो चल रहा था अन्ना हजारे जी का आंदोलन, वहां से इतने बड़े बड़े लोग थे, वहां से वही इतने इंटेलिजेंट हुए कि उन्होंने एक अपनी पार्टी खड़ी कर ली, वो जीत भी गए और हर जगह आए। तो उनके इंटेलिजेंस पर तो किसी तरह का कोई डाउट नहीं किया जा सकता है। इसलिए एक बात को यह समझना जरूरी है कि केजरीवाल जी या तो अच्छी तरह से उन्हें पता था कि इस समन में अगर मैं हाजिर होऊंगा तो मेरे लिए मुश्किलात आएंगे, इसलिए वो या तो वहां नहीं आ रहे थे, या फिर उन्हें इस बात का बिल्कुल पता होना चाहिए था कि अगर नहीं जाएंगे तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और वो ऐसे भी वो कानून से ऊपर तो है नहीं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो ज्यादातर लोग उस बात को रेस करते रहते हैं कि वो डिक्टेटरशिप आ रहा है और सारा कुछ हो रहा है, यहाँ एकदम अधिनायकवाद आ रहा है, अपोजिशन को नष्ट किया जा रहा है। तो भैया अगर ऐसा ही है तो ये फिर हमारे यहाँ इनको 9 बार समन देने की जरूरत कहाँ थी, ये फिर न्यायालय में मसला को जाने की जरूरत कहाँ थी।